बेंगलुरु की एक साधारण सी शाम अचानक खौफनाक बन गई जब एक महिला की लाश कई टुकड़ों में बटी हुई फ्रिज में पाई गई। ये कोई आम मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक कहानी थी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। पुलिस 5 दिनों से इस रहस्य को सुलझाने में जुटी थी, लेकिन जवाब मिलते ही एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कातिल कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? महालक्ष्मी की हत्या का ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। कातिल की पहचान हुई, लेकिन सच का बड़ा हिस्सा उसके साथ ही दफन हो गया। आखिर क्या हुआ था उस रात? किस तरह से एक सामान्य दिन ने भयानक मोड़ लिया? इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने ओडिशा तक का सफर तय किया, लेकिन जो सामने आया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आखिर महालक्ष्मी के 59 टुकड़े मिलने के पीछे की कहानी क्या है? आइए शुरू से लेकर अंतिम तक के सफर के बारे में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 35 साल पहले नेपाल के एक छोटे से गांव से महालक्ष्मी का परिवार भारत में आकर रहने लगती है। उस समय इनके पास न ज्यादा साधन थे और न कोई ठिकाना। समय बीतने के साथ ये परिवार कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने लगते हैं। महालक्ष्मी की माँ, भाई बहन सभी उसके साथ थे। पिता इनका पहले ही साथ छोड़ चुके थे। समय बीतता गया और फिर महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हो गई। हेमंत दास बेंगलुरु में ही नौकरी करता था। वक्त के साथ महालक्ष्मी और हेमंत दास की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी जब उनकी बेटी पैदा हुई। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2023 की अक्टूबर-नवंबर के समय इनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। दरअसल हेमंत को शक हुआ कि महालक्ष्मी का किसी और के साथ चक्कर है। बेंगलुरु के एक सैलून में काम करने वाले उत्तराखंड के हेयर ड्रेसर का नाम बार बार इस चर्चा में आ रहा था। इस शक की वजह से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे और आखिरकार दोनों अलग हो गए। बेटी कभी महालक्ष्मी के पास रहती तो कभी हेमंत के पास। दोनों ने एक दूसरे पर हिंसा और मारपीट के आरोप लगाकर बेंगलुरु पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। महालक्ष्मी की माँ, भाई बहन और बाकी परिवार भी बेंगलुरु में ही रहते थे। फिर भी महालक्ष्मी अपने किराए के घर में अकेली रहती थी। परिवार से उसकी आखिरी मुलाकात राखी के दिन 19 अगस्त 2024 को हुई थी। महालक्ष्मी अपने भाई को राखी बांधने गई थी। तब तक सब कुछ सही था। समय बीता। 2 सितंबर 2024 का दिन था जब महालक्ष्मी का मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कोई खबर नहीं। 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक पूरे 19 दिन गुजर गए, लेकिन इन 19 दिनों में न कोई फोन, न कोई मैसेज, और सबसे अजीब बात, किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अगर किसी ने उसे ढूंढा होता तो शायद मिसिंग रिपोर्ट ही दर्ज करवाई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर 21 सितंबर की सुबह पड़ोसियों को महालक्ष्मी के कमरे से एक अजीब सी बदबू आने लगी। पहले तो अनदेखा किया, पर जब बदबू तेज हो गई तो मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक के पास महालक्ष्मी की माँ और बहन का नंबर था जो रेंट एग्रीमेंट के वक्त दिया गया था। 22 सितंबर को मकान मालिक ने आखिरकार महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन किया। उसने कहा, आपकी बेटी के कमरे से बहुत बदबू आ रही है, क्या आप आकर चेक कर सकती हैं? आपके पास चाबी भी है? महालक्ष्मी की माँ अपनी छोटी बेटी के साथ तुरंत वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने जो मंजर था उसने उनकी रूह कपा दी। कमरे से उठती बदबू का असली कारण सामने आ चुका था। दरअसल फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े पड़े थे। ये देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत इसकी खबर पुलिस तक पहुंचाई जाती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर जांच का सिलसिला आगे बढ़ाती है। पुलिस भी यह सब देख हैरान हो जाती है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। महालक्ष्मी का मोबाइल 2 सितंबर की रात तक काम कर रहा था, लेकिन आधी रात के बाद यानी 3 सितंबर से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि महालक्ष्मी की हत्या 2 और 3 के बीच हुई होगी। इस अपराध की तफ्तीश शुरू हुई और शक के घेरे में कुल 5 से 6 लोग आए। इन लोगों में पहला नाम था महालक्ष्मी का पति हेमंत दास। हेमंत और महालक्ष्मी के रिश्ते बिगड़ चुके थे और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस वजह से हेमंत पर सबसे पहले शक गया, इसलिए सबसे पहले पुलिस हेमंत से पूछताछ करती है। इस पूछताछ में निकल कर आता है कि महालक्ष्मी अशरफ नाम के एक सलून ड्रेसर के संपर्क में थी।
हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी और अशरफ के बीच एक झगड़ा भी हुआ था। इसके साथ ही हेमंत दास ने पुलिस को 2 और नाम बताए। हालांकि उन दोनों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी पुलिस ने उनके कॉल डिटेल्स की जांच की, लेकिन वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिली। महालक्ष्मी का मोबाइल 3 तारीख की रात से स्विच ऑफ हुआ था, यानी कि 2 सितंबर से 3 सितंबर के बीच ही महालक्ष्मी का कत्ल हुआ। इसके बाद पुलिस ने महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। कॉल रिकॉर्ड में कई नंबर थे और पुलिस ने एक एक करके सभी से संपर्क करने की कोशिश की, खासकर उन नंबरों से जो 1 और 2 सितंबर को सक्रिय थे। इस बीच पुलिस की एक टीम उस मॉल के सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही थी जहां महालक्ष्मी काम करती थी। पुलिस ने एक एक करके सभी से पूछताछ की। तभी पुलिस को पता चला कि उस मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों में से एक शख्स लापता। जब पुलिस ने उसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि उसका नाम मुक्ति रंजन राय है। मुक्ति रंजन राय की उम्र करीब 31 साल है और वह ओडिशा का रहने वाला था। आखिरी बार वह 1 सितंबर को मॉल में नजर आया था और इसके बाद से वह भी मॉल में नहीं गया। इससे यह बात सामने आई कि 1 सितंबर के बाद मॉल में से 2 लोग महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन राय बिना किसी जानकारी के गायब हैं। अब पुलिस की नज़र में मुक्ति रंजन राय एक अहम किरदार बन चुका था। पुलिस को अजीब लगा कि 1 सितंबर से महालक्ष्मी और मुक्ति दोनों गायब थे। दोनों ने अपनी अपनी नौकरी भी अचानक छोड़ दी थी। कॉल डिटेल्स की जांच में पता चला कि 1 सितंबर को महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच बातचीत हुई थी और दोनों के मोबाइल लोकेशन भी एक ही जगह बेंगलुरु के उसी इलाके में थे जहां महालक्ष्मी रहती थी। पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल की लोकेशन को और भी बारीकी से खंगाला तो साफ हुआ कि 2 और 3 सितंबर को भी उसका मोबाइल वहीं सक्रिय था जहां महालक्ष्मी का किराए का मकान था। यह सुराग काफ़ी था यह जानने के लिए कि मुक्ति ही महालक्ष्मी के कत्ल के पीछे हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने मुक्ति के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि मुक्ति बेंगलुरु में किराए के एक घर में अपने भाई के साथ रहता था जो ओडिशा से ही था और बेंगलुरु में काम करता था। पुलिस उस किराए के मकान तक पहुंची लेकिन मुक्ति वहां नहीं मिला। पुलिस ने उसके भाई से पूछताछ की। पहले तो उसने बताया कि मुक्ति गांव गया है, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से सवाल किए तब धीरे धीरे कहानी खुलने लगी। मुक्ति रंजन राय के भाई ने बताया कि 3 सितंबर को मुक्ति ने फ़ोन किया था। फ़ोन पर मुक्ति बेहद घबराया हुआ था और उसने कहा, तुरंत ये किराए का मकान खाली कर दो और कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाओ। भाई ने पूछा, क्यों? इस पर मुक्ति ने कहा कि उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो चुका है। यह सुनकर भाई का दिल दहल गया। मुक्ति ने आगे कहा, तुम यहाँ से अलग हो जाओ और मैं भी बेंगलुरु छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद मुक्ति ने बेंगलुरु छोड़ दिया और गायब हो गया। जब पुलिस ने मुक्ति के भाई से यह बयान लिया तब यह मामला पानी की तरह साफ हो गया। महालक्ष्मी का कत्ल मुक्ति रंजन राय ने ही किया था। पुलिस के पास मुक्ति रंजन राय का मोबाइल नंबर मिल चुका था और उसी के सहारे उसे ट्रेस करने की कोशिश शुरू की गई। जब पुलिस ने लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि मुक्ति उस वक्त भुवनेश्वर में है। ये 22 और 23 सितंबर की बात है। लेकिन तभी मुक्ति को इसकी खबर लग गई कि मीडिया में बेंगलुरु के एक फ्रिज में महिला की लाश मिलने की खबर फैल गई है। ये खबर ओडिशा के अखबारों में भी छप चुकी थी। इसलिए उसने अपना सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया और एक नया सिम खरीद लिया। हालांकि उसने वही पुराना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना जारी रखा। मोबाइल वहीं रहने के कारण पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। मुक्ति पहले भुवनेश्वर से भागकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता जाता है। वह वहां इधर उधर भटकने लगा। इस बीच बेंगलुरु पुलिस की 3 टीमें ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी थी। मुक्ति को यह एहसास होने लगा था कि पुलिस जल्द ही उसके गांव तक पहुंच सकती है। शायद इसलिए उसने कोलकाता छोड़ने का फैसला किया। 23 सितंबर की शाम को वह बंगाल छोड़कर वापस ओडिशा अपने घर की तरफ आने लगा। 24 सितंबर की देर रात करीब 10:30 बजे मुक्ति रंजन राय अपने घर पहुंचता है। माँ बाप को अब तक कोई जानकारी नहीं कि उनका बेटा बेंगलुरु में एक कत्ल कर चुका है। मुक्ति ने अपने साथ लाया हुआ लैपटॉप घर में रखा, माँ बाप के साथ खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। लेकिन सुबह के करीब 4 बजे मुक्ति चुपचाप उठा, पिता की बाइक उठाई और बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गया।
वह अपने बाइक से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके तक पहुंचा। यह इलाका एक कब्रिस्तान के पास था। वहां एक पेड़ के पास उसने बाइक रोकी और पेड़ पर लटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी खबर सुनकर पुलिस 8 बजे के आसपास मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को पेड़ से उतारा, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया था कि वह शख्स कौन है। गांव वालों से पूछताछ और उसके सामान की तलाशी के बाद पुलिस को अंदाजा हो गया कि यह व्यक्ति मुक्ति रंजन राय है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मुक्ति के बैग से एक डायरी मिली। उस डायरी में एक नोट लिखा हुआ था। इसी नोट से पहली बार यह खुलासा हुआ कि मुक्ति कौन था और उसने अपने साथ ऐसा क्यों किया। मुक्ति रंजन राय नोट में लिखा था कि मैंने ही महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बर्ताव और बिहेवियर से तंग आ चुका था। हमारे बीच अक्सर झगड़े होते थे और 3 सितंबर की रात भी ऐसा ही एक झगड़ा हुआ। बहस बढ़ती गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गुस्से में मैंने महालक्ष्मी का सिर पटक दिया। वह बेहोश हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। गुस्से में मैंने उसके सिर पर जोर से मारा। वह गिर पड़ी और मुझे एहसास हुआ कि शायद वह मर चुकी थी। यह सब अचानक हुआ। इसके बाद मैंने उसके शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें फ्रिज में छिपा दिया। घर की सफाई की और वहां से निकल गया। मैं महालक्ष्मी के कत्ल का गुनहगार हूं। ये नोट मुक्ति ने अपनी डायरी में लिखा था। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। महालक्ष्मी का कत्ल प्यार, नफरत और धोखे की जटिल कहानी थी। यह थी महालक्ष्मी की झकझोर देने वाली कहानी। इस कहानी पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।